हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति चाटी, वेलकम यू ऑल। हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने एकादशः पाठः, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले, ये पाठ पढ़ना शुरू किया था। आज के सेशन में हम लोग इसका बचा हुआ पाठ पूरा करेंगे और इसके साथ ही इसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरों में जो भी व्याकरण का भाग आएगा उसका भी अभ्यास करने वाले हैं। इसके लिए आपको आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक लेके रखनी है, एक पेंसिल लेके रखनी है। जब मैं पाठ पढ़ाती हूँ, कोई भी एग्जाम्पल बोलती हूँ, संधि विग्रह हो, लकार हो, अव्यय, सर्वनाम, उसको रेखांकित करके लेना है। और जब हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे, आपको उस वक्त उसके उत्तर आपके टेक्स्ट बुक में लिख के लेने हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में ये पाठ है, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, स्त्री शिक्षा की शुरुआत की है। किस तरह से उनको परेशानियां आई हैं, किस तरह से लोगों ने उनको परेशान किया है ये कार्य करते हुए, रूढ़ि परंपराओं को उन्होंने कैसे खंडन किया है, इसके बारे में ये पाठ में बताया गया है। आज इसका बचा हुआ पाठ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले सेशन का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो आप ओपन कीजिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 76, एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले। अभी आपके सामने एक पिक्चर है, उसके नीचे उसका वर्णन है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर दिया गया चित्र देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते, ये चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य पाठशाला नहीं है। इयं अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, ये है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः ऊपरी धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति, मार्ग में यानी कि रास्ते में कोई उनके ऊपर मिट्टी और कोई प्रस्तरखंडान यानी पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलती, लेकिन वो अपने निश्चय से जो है दृढ़, उससे विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्याभिः सह सविनोदम आलपंती, अभी इस वाक्य में यहाँ पे स शब्द प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पे ये विलुप्त हो गया है, इसलिए सविनोदम के अर्थ लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे स का उपयोग करेंगे। अपने विद्यालय में वो यानी कि कौन, सावित्रीबाई फुले, कन्याभिः सविनोदम आलपंती, जबकि वो कन्या पाठशाला है इसलिए वहाँ पे सभी कन्याएं, बालिकाएं, छात्राएं हैं, उनके साथ सविनोदम यानी कि हंस के, विनोद के साथ, आलपंती मतलब बातचीत करती हैं। सा अध्यापने संलग्ना भवती, अपने अध्यापन में यानी कि अपने पढ़ाने में, अपने शिक्षा देने के काम में वो संलग्न हो जाती है। यहाँ तक का पाठ हम लोगों ने देखा था, अभी इसके आगे का पाठ देखेंगे। और जो भी मैं आपको बताती हूँ, व्याकरण के उदाहरण हो, लकार हो, उसको आपको रेखांकित करके उसके नीचे ही लिखना है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सह एव प्रचलति, अभी इस वाक्य में आपको दो संधि के उदाहरण देखने को मिलेंगे और दोनों ही संधि के उदाहरण स्वर संधि के उदाहरण हैं। तस्याः, अभी तस्याः ये क्या है, अव्यय है या सर्वनाम का उदाहरण है? करेक्ट, तस्याः ये सर्वनाम का उदाहरण है। और जबकि ये सावित्रीबाई फुले, इनके लिए प्रयुक्त किया गया है, जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए ये सर्वनाम भी स्त्रीलिंग ही प्रयुक्त किया गया है। तस्याः स्वकीयम यानी कि उनका अपना खुद का, स्वकीयम यानी अपना। अध्ययनम अपि, अभी जैसे मैंने आपको संधि के दो उदाहरण हैं ऐसे बोला था, तो अध्ययनम अधिक अपि, ऐसा संधि विग्रह इस शब्द का बनेगा। आपको क्या करना है, आपके हाथ में जो पेंसिल है इसके नीचे उसका संधि विग्रह लिख के लेना है। अध्ययनम का म हलंत आएगा और अपि का अ, ये मिलके म पूरा बन गया है। सहैव, ये भी संधि है, सहैव यानी उसके साथ। इस वाक्य में एक अव्यय भी आया है जो कि संधि विग्रह करने के बाद ही आपको पता चलेगा, स अधिक एव,
एव ये जो है ये अव्यय है, प्रचलति यानी चलता था, मतलब उनका अपना अभ्यास भी उसके साथ ही चलता था। प्रचलति, इसका आपको लकार ढूंढ के लिखना है, ये कौन सा लकार है, और इसका पद परिचय के लिए आपको उसका पुरुष और वचन भी ढूंढ के इसके नीचे ही लिखना है। केयम महिला, अभी इसका संधि विग्रह का अयम ऐसा आएगा। केयम या शब्द का संधि विग्रह बनेगा का अयम। अभी का ये जो है प्रश्नार्थक सर्वनाम जो है ये अकारांत स्त्रीलिंगी है। ये पूरा पाठ जो है सावित्रीबाई फुले इनके ऊपर आधारित है, इसलिए ये सर्वनाम उनके लिए ही प्रयुक्त किया गया है। का अयम महिला, ये महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ, क्या आप इन महिला को जानते हो। अभी इस वाक्य में भी आपको एक संधि विग्रह देखने मिलेगी। इसका संधि विग्रह बनेगा यूयम अधिक इमाम। यूयम का म हलंत आएगा और इमाम का ई रस्व यानी कि छोटा आएगा। यूयम इमाम, यूयम यानी कि आप, इमाम यानी कि इस। क्या आप इस महिला को जानते हो, आप भी इस महिला के बारे में कुछ जानते हो क्या। अभी इस वाक्य में आप देख सकते हो यूयम यानी कि आप, ये जो है ये कर्ता है, ये सब्जेक्ट है, और जानीथ ये जो है ये क्रियापद यूयम इनके लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए थ ये प्रत्यय आ गया है। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयम एव, यहाँ पर भी संधि विग्रह आया है, इसका बनेगा इयम अधिक एव। महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका, ये ही है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। ये है महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला शिक्षिका जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। अभी इस वाक्य में आप देख सकते हो महाराष्ट्रस्य, ये शब्द अकारांत पुल्लिंगी का षष्ठी एक वचन प्रयुक्त किया गया है। प्रथमा महिला शिक्षिका, ये विशेषण विशेष्य आए हैं। अभी इन तीन में से आपको विशेष्य कौन सा है वो ढूंढना है, उसको रेखांकित करना है। करेक्ट, इसका विशेष्य होगा शिक्षिका। शिक्षिका के बारे में यहाँ पे विशेषण जो है वो दो प्रयुक्त किए गए हैं। कौन कौन से हैं, प्रथमा और महिला। मतलब शिक्षिका, लेकिन किस प्रकार की, तो प्रथमा महिला, सबसे पहली महिला शिक्षिका। अब इस विशेषण की जोड़ी में आप देख सकते हो कि शिक्षिका ये आकारांत स्त्रीलिंगी विशेष्य है, इसके लिए इसके बारे में प्रयुक्त किए जो दो विशेषण हैं प्रथमा और महिला, ये दोनों विशेषण आकारांत स्त्रीलिंगी ही प्रयुक्त किए गए हैं। सावित्रीबाई फुले नामधेया, ये है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। अभी इनके बारे में आगे और इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पे उनका चित्र भी दिया गया है। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 31+18 ख्रीस्ताब्दे, मतलब उनकी यहाँ पे जन्म कब हुआ है, जन्म की तारीख दी है, कब हुआ है, जनवरी मासस्य यानी कि जनवरी के महीने में, मास यानी महीना। अभी मासस्य ये कौन सी विभक्ति वचन है, ये आपको इसके नीचे लिखना है। मैंने महाराष्ट्र शब्द के उदाहरण में आपको बताया था कि कौन सी लिंग वचन विभक्ति है, तो वही यहाँ पे उसी तरह आएगा। तृतीय दिवसे यानी कि तीसरे दिन, मतलब 3 जनवरी। अभी इस वाक्य में भी आप देख सकते हो तृतीय दिवसे, ये विशेषण विशेष्य की जोड़ी आई है। दिवसे, इस विशेष्य के बारे में दिवस, लेकिन कौन सा दिवस, इसके बारे में तृतीय
ये विशेषण प्रयुक्त किया गया है। इसके लिए जो लिंग वचन विभक्ति विशेष्य की होती है वही लिंग वचन विभक्ति विशेषण की भी होती है। ये हमको ये सारे उदाहरण से पता चलता है। और यहाँ पे उनका जन्म का साल दिया है 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे, मतलब इस साल में, जिसको इंग्लिश में हम लोग साल कहते हैं, ख्रिस्ताब्दे। महाराष्ट्रस्य नायगाव नामनी, महाराष्ट्र के नायगाव नाम के स्थाने सावित्री अजायत, मतलब जनवरी महीने के तीसरे दिन, मतलब 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के कौन से गांव में, नायगाव नामनी, मतलब नायगाव नाम के स्थाने यानी कि जगह में, स्थान में। सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ। आपको अजायत ये शब्द को रेखांकित करना है, उसका लकार पहचानना है और इसके आगे ही लिखना है। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। अभी उनके बारे में और यहाँ पे बताया गया है। तस्याः यानी कि उनकी, माता लक्ष्मीबाई मतलब उनकी माता जो है उनका नाम लक्ष्मीबाई था। पिता च खंडोजी, च यानी कि और, जैसे कि हम लोग हिंदी में 2 शब्दों के बीच में और ये शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी तरह संस्कृत में शब्द होने के बाद च का प्रयोग करते हैं। च यानी कि और। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी है, ऐसे कहा गया है। मतलब जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है उससे ये पता चलता है कि उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी है। इस वाक्य में एक सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है, आपको उसको रेखांकित करके रखना है। अभिहितौ ये जो क्रियापद है इसका अर्थ है कहे गए हैं। अभिहितौ ये क्रियापद द्विवचनकर्ता के लिए प्रयुक्त किया गया है। कौन कौन से कर्ता है इस वाक्य के? तो एक है लक्ष्मीबाई और दूसरा है खंडोजी, ये द्विवचनी करते हैं, इसके लिए इनका क्रियापद भी उसी प्रकार प्रयुक्त किया गया है। नव वर्ष देशीया, नव यानी कि 9 वर्ष देशीया मतलब जब वो 9 बरस की थी। सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, मतलब उस वक्त की स्थिति आपको इस पाठ में देखने को मिलती है कि बालिकाओं की, लड़कियों की कौन सी उम्र में शादी हो जाती थी, कब उनको ब्याही की जाती थी। तो 9 साल मतलब बहुत ही छोटी उम्र में उनका जो है विवाह किसके साथ हुआ था? ज्योतिबा फुले इनके साथ हुआ था। जब वो 9 साल की थी। नवदश वर्षीया देशीया सा ये जो है ये विशेषण नहीं है, ये अव्यय है, आपको इसको रेखांकित करके रखना है। ज्योतिबा फुले महोदयेन 9 वर्ष की थी जब वो उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। परिणीता यानी ब्याही गई, मतलब वो ब्याही गई किन के साथ? ज्योतिबा फुले महोदय के साथ। सो अपि, अभी यहाँ पे एक संधि विग्रह आया है, सह अधिक अपि, ये कौन से प्रकार का संधि है? करेक्ट, ये विसर्ग संधि है, इसका विग्रह बनेगा सह अधिक अपि। तदानीम मतलब उस वक्त। त्रयोदश वर्षकल्पः एव आसीत्, मतलब जब उन दोनों की शादी हुई थी तब सावित्रीबाई फुले 9 साल की थी और ज्योतिबा फुले जो थे त्रयोदश वर्षकल्पः, त्रयोदश यानी कितने? करेक्ट, 13 साल के वो थे। आसित यानी थे, इसका भी आपको लकार लिखना है और इस वाक्य में एक अव्यय आया है, उसको आपको पहचान के रेखांकित करके रखना है। ये तो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्,
यतोहि यानी कि जबकि, सह यानी कि वह, अभी सह ये विशेषण है, ये ज्योतिबा फुले ये सर्वनाम है, ये जो सर्वनाम है ये ज्योतिबा फुले इनके लिए प्रयुक्त किया गया है, इसके लिए इसको पुल्लिंग के इसमें प्रयुक्त किया गया है। वो किस प्रकार के थे? तो स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, वो स्त्री शिक्षा के प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जोरदार, समर्थक यानी कि उसको सपोर्ट करने वाले, उसको समर्थन देने वाले ऐसे थे। कैसे थे ज्योतिबा फुले महोदय? तो वो स्त्री शिक्षा चाहते थे, मतलब स्त्रियां पढ़ाई करें, लड़कियां पढ़े, इसके बारे में वो समर्थन करते थे। अब इस वाक्य में आपको विशेषण विशेष्य की एक जोड़ी दिखेगी, प्रबलः समर्थकः, इसमें आपको विशेष्य कौन सा है उसको रेखांकित करना है, उसके नीचे लिखना है, और विशेषण कौन सा है इसके नीचे आपको लिखना है, आसित यानी कि थे, मतलब ज्योतिबा फुले जो थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः यानी कि इसीलिए, सावित्र्याः मनसि, सावित्री के मन में, स्थिता यानी कि जो है, स्थित है, क्या? अध्ययन अभिलाषा, यहाँ पे संधि होगा, इसका संधि विग्रह बनेगा अध्ययन अधिक अभिलाषा, अध्ययन का अ, अभिलाषा का अ, रस्व अ मिलके दीर्घ आ बन गया है और बन गया है आ, अध्ययना। तो यहाँ पे संधि विग्रह आपको लिख के लेना है। उत्साहम प्राप्तवती, जब उनको पता चला सावित्रीबाई को कि उनका विवाह जिन महोदय के साथ हुआ है, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ, वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक है, तो उनके मन में जो अध्ययन यानी कि पढ़ने की, शिक्षा लेने की अभिलाषा यानी कि इच्छा थी, वो उत्साह प्राप्तवती मतलब वो और उत्साहित हो गई है कि अब मुझको आगे पढ़ने को मिलेगा, मैं आगे पढ़ सकती हूँ, इसकी इच्छा उनके मन में और प्रबल हो गई और जागृत हो गई। अब इस वाक्य में आपको अव्यय को रेखांकित करके रखना है, संधि विग्रह जो मैंने बोला है वो लिख के रखना है। इतः परम सा साग्रहम, यहाँ पे भी संधि विग्रह बनेगा, स अधिक अग्रहम, आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनम कृतवती। इसके बाद परम यानी कि लेकिन, सा यानी कि वह, ये सर्वनाम है, आग्रह के साथ आंग्ल भाषा या आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा, अपि अध्ययनम कृतवती, उन्होंने बाकी अध्ययन के साथ अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया, मतलब उसकी पढ़ाई भी की। इस वाक्य में आपको अव्यय को रेखांकित करके रखना है। और कृतवती ये क्रियापद है, इसके लिए कौन सा करता है इसको आपको रेखांकित करके रखना है, और कृतवती इसका लकार भी पहचाना है। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब इस साल में पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम आरभत, मतलब उन्होंने 1848 में कहाँ पे? तो पुणे नगर में सावित्रीबाई ने अकेले ने किया क्या? नहीं, ज्योतिबा महोदय के साथ। अभी जैसे हमने इसके पहले के पाठ में व्याकरण के उदाहरण में देखा था, सह ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है साथ, सार्धम, साकम इसके समानार्थक शब्द है। ये शब्द हमेशा तृतीया विभक्ति के साथ ही प्रयुक्त किया जाता है। सह शब्द को हमेशा तृतीया विभक्ति चाहिए होती है। तो यहाँ पे ज्योतिबा महोदयेन ये तृतीया विभक्ति है। कन्यानाम कृते यानी बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य यानी कि प्रदेश का, प्रथमम विद्यालयम सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला विद्यालय, आरभत शुरू किया। कहाँ पे किया था इन्होंने शुरू? तो पुणे नगर में। तदानीम सा केवलम, उस वक्त जब उन्होंने
राज्य का, प्रदेश का सबसे पहले कन्याओं का विद्यालय शुरू किया था, उस वक्त वो केवलम यानी कि सिर्फ 17 वर्षीया आसीत। 17 यानी कि कितने, करेक्ट 17, वर्षीया यानी कि उसकी उम्र, उनकी उम्र वर्ष की, आसीत यानी कि थी, मतलब जब उन्होंने सबसे पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की, शुरू किया, तब उनकी उम्र सिर्फ यानी कि केवल 17 बरस की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। उन्होंने एक के बाद एक स्त्री शिक्षक के बारे में काम करना शुरू ही रखा था। विद्यालय शुरू करके वो चुप नहीं बैठे थी। उसके आगे उन्होंने क्या किया, तो 1851 के साल में अस्पृश्यात यानी कि छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य यानी कि जिनका तिरस्कार किया जाता था, समुदायस्य ऐसे समुदाय के, बालिका नाम बालिकाओं के लिए, कृते यानी के लिए, पृथक्तया अलग से, तयाहा उन्होंने, अपरह दूसरा, अपरह यानी दूसरा, विद्यालयः यानी कि स्कूल, प्रारब्धः शुरू किया। अभी इस वाक्य में विशेषण विशेषक की जोड़ी आई है, जो है तिरस्कृतस्य समुदायस्य। समुदायस्य ये विशेष है, इसके बारे में तिरस्कृतस्य ये विशेषण प्रयुक्त किया गया है। उन्होंने क्या किया, तो अस्पृश्य यानी कि छुआछूत के कारण जो समुदाय अलग था, उनकी बालिकाओं के लिए, उन समाज की कन्याओं के लिए अलग से विद्यालय चालू किया। सामाजिक कुरीति नाम, समाज यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, समाज, सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, कुरीति। कुरीति ये शब्द का अर्थ है बुरी परंपराएं, बुरी रूढ़ी। रीति यानी परंपरा, रूढ़ी, रिवाज, उसका विलोम पद है कुरीति यानी कि बुरी रीति, बुरी रूढ़ी, परंपराएं। रूढ़ी परंपराएं कैसे चली आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो पास ऑन होती है, आगे दी जाती है। तो ऐसी ही परंपराएं हैं, जिनमें से कुछ परंपराएं अच्छी होती हैं, कुछ परंपराएं बुरी होती हैं, जिनको कुरीति कहते हैं। सामाजिक कुरीति नाम मतलब समाज की जो बुरी प्रथाएं थी, कुरीतियाँ थी। सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, उनका सावित्री ने मुखरम यानी कि खुलकर या जोर से सामने आकर विरोधम अकरोत विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितैः मिलिता। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सावित्रीबाई फुले ने एक काम करके वो वहाँ पे नहीं रुकी थी। उन्होंने एक विद्यालय शुरू किया, उसके बाद तिरस्कृत और अस्पृश्य समाज की कन्याओं के लिए दूसरा विद्यालय चालू किया। उसके बाद भी वो नहीं रुकी, उसके बाद उन्होंने जो भी समाज की कुरीतियाँ थी उनका खुलकर जोर से सामने आकर विरोध किया। उसके बाद एक और कुरीति समाज में चली आ रही थी, विधवाओं का शिरोमुंडन, मतलब जो विधवा स्त्रियाँ थी उनका सिर मुंडन करने का रिवाज था, जो कुरीति थी उसका निराकरण करने के लिए, मतलब ये जड़ से मिटाने के लिए, सा यानी कि वह, साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष रूप में जाकर, नापितैः मिलिता वो न्हाइयों से मिली, क्योंकि ये परंपरा न्हाई करते थे। तो इसका निराकरण करने के लिए, ये परंपरा जड़ से मिटाने के लिए वो साक्षात न्हाइयों से जाके मिली। अभी इस वाक्य में मिलिता ये क्रियापद है, इसके लिए कौन सा कर्ता है वो आपको ढूंढ के रखना है, और एक सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है उसको आपको रेखांकित करके रखना है। फलतः यानी कि इसके फलस्वरूप, जो भी वो काम कर रही थी, न्हाइयों से मिल रही थी, कुरीति बंद करने के लिए, उसके फलस्वरूप
मतलब उसका फल ये हुआ, केचन नापिताः, कुछ नाई। अभी नापिताः ये बहुवचन शब्द है, पुल्लिंगी इस शब्द का। अस्याम रूढ़ौ मतलब इस रूढ़ी में, सहभागिताम अत्यजन मतलब इसका फल ऐसा हुआ, इसका रिजल्ट ऐसा आया कि जो नाई विधवाओं का शिरोमुंडन करते थे उनमें से कुछ नाई इस बात से सहमत हो गए कि ये कुरीति है और वो इस रीति में शामिल नहीं होंगे, उसका त्याग करेंगे। अत्यजन यानी कि उन्होंने ये कुरीति छोड़ दी। एकदा सावित्र्या मार्गे दुष्टम यत् दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। ऐसे ही वो एक बार अपने रास्ते से, अपने मार्ग से जा रही थी। दृष्टम यानी कि देखा, तब सावित्री ने देखा, यत यानी कि कूपम निकषा, कूपम यानी कि कुआं। पहले के कैसा होता था, हर एक के घर में जैसे अभी नल है, घर में पानी आता है, वैसे नहीं था। गांव में कुएं, तालाब ऐसे होते थे, लोग वहाँ से पानी भर के लाते थे। तो कूपा यानी कि कुआं, निकषा यानी कि पास में। शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण यानी कि फटे, जो ऐसे बहुत पुराने हो गए हैं, फट गए हैं। वस्त्रावृता, वस्त्र यानी कि कपड़े, वृता यानी कि पहनी हुई। तथा कथिताः मतलब कही गई। निम्न जातीयाः मतलब छोटी जाति की। काश्चित नार्यः कोई महिलाएं, नार्यः ये शब्द नारी इसका बहुवचन प्रयुक्त किया गया है। जलम पातुम याचन्ते स्म पानी पीने के लिए याचना कर रही थी। अभी इस वाक्य में जो है एक प्रत्यय का उदाहरण आया है, आपको वो प्रत्यय के शब्द को रेखांकित करके रखना है। उसके साथ ही कौन सा प्रत्यय वहाँ पे प्रयुक्त किया गया है, धातु अधिक उसका प्रत्यय, वो आपको लिख के रखना है। याचन्ते स्म कौन सा लकार प्रयुक्त किया गया है वो लिख के रखना है। इस वाक्य में विशेषण विशेषाएँ हैं, उनको रेखांकित करके रखना है। और इस वाक्य में एक ही विशेषण प्रयुक्त नहीं किया गया है, 3 या 4 विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। आपको विशेषण ढूंढना है और उसके लिए कौन से विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं वो भी आपको रेखांकित करके रखना है। आज के हमारे सेशन में हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले इस पाठ का भाग देखा है, जहाँ पे सावित्रीबाई ने कन्या शिक्षा के साथ, स्त्री शिक्षा के साथ और कौन कौन से काम किए वो देखे हैं। हमने व्याकरण के भी भाग देखे, संधि विग्रह, लकार, अव्यय, विशेषण, ये सारे उदाहरण देखे। क्रियापद और कर्ता ये भी हम लोगों ने पहचाने। तो आगे के सेशन में हम लोग जो है बचा हुआ पाठ पढ़ेंगे और इसी प्रकार सारे उदाहरण व्याकरण के भाग भी देखेंगे। तो आप बचा हुआ पाठ पढ़ के रखिए और जो मैंने आपको पाठ पढ़ाते वक्त प्रश्न पूछे हैं आपको वो आपके बुक में लिख के रखने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।